Hello friends, this is Himani Bhardwaj. Welcome to my YouTube channel Study Circuit. Join the circuit and get charged. आज हमारा लेवल 2 कंप्लीट हो गया है एंड हम लेवल 2 की रिवीजन करने वाले हैं. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में से लेक्चर नोट्स एंड रिवीजन चार्ट नोट्स ज़रूर डाउनलोड करें. दे आर वेरी समराइज्ड. मैं आपको बार बार यही सजेस्ट करूँगी कि आप समराइज नोट्स पर ही जाओ, क्योंकि आप देखो जो भी कंटेंट आपको नेट जेआरएफ के लिए पढ़ा रहे हैं वो सारा आपने 11th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में काफ़ी हद तक पढ़ा हुआ है. ऐसा नहीं है कि आपको बहुत डिटेल्ड नोट्स चाहिए. इस टाइम पे आपको समराइज्ड क्रिस्प नोट्स चाहिए सो दैट एमसीक्यूज के क्वेश्चन आप इजीली अटेम्प्ट कर सकें, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है. सो आई रिक्वेस्ट नोट्स डाउनलोड करो, आप देखो आपको बहुत इफेक्टिव लगेंगे. And let's start the revision. इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस, इसमें हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी: मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग. तो मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग से स्टार्ट करते हैं. मैक्सिम्स क्या होते हैं? ग्राउंड रूल और फंडामेंटल प्रिंसिपल्स. अब इसमें हमने 12 प्रिंसिपल्स पढ़े थे. इसमें आपको याद हो फ्रॉम और टू करके बताए थे मैंने सारे. So let's start with maxims. Simple to complex. एक टीचर जब किसी स्टूडेंट को लर्निंग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उन्हें समझा रहे होते हैं, तो पहले सिंपल कॉन्सेप्ट बताने चाहिए, उसके बाद कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट पे जाना चाहिए. नोन टू अननोन, दैट मीन्स जो स्टूडेंट ऑलरेडी जानते हैं उस कॉन्सेप्ट से रिलेट करना चाहिए अननोन कॉन्सेप्ट को, और फिर अननोन कॉन्सेप्ट समझाना चाहिए. सिमिलरली सीन टू अनसीन, दैट मीन्स जो चीज़ें स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी देखी हुई हैं उससे रिलेट करके उससे समझाने से लेकर अनसीन पर जाना चाहिए. कॉन्क्रीट मैंने आपको बताया था जो टैंजिबल फॉर्म में है, जो एक सॉलिड फॉर्म में है. और एब्स्ट्रैक्ट मैंने आपको बताया था जो आइडिया है, एक ब्लूप्रिंट है, एक सोच, उसे हम एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं. तो पहले जो चीज़ सॉलिड फॉर्म में है पहले वो बताओ, फिर जो आइडियोलॉजी फॉर्म में है उसे बताओ. नेक्स्ट इज पर्टिकुलर टू जनरल. इसमें मैंने आपको बताया था कि सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने से कुछ नहीं होता, हमें एक एग्जाम्पल देना चाहिए. मतलब पहले मैंने एक सिचुएशन एज्यूम कर ली, एक एग्जाम्पल दिया था कोई, तो उस एग्जाम्पल के बेस पर जनरल प्रिंसिपल को बताएंगे तो स्टूडेंट को रिटेंशन अच्छी रहेगी, उससे वो ईजीली समझ आएगा. फ्रॉम होल टू पार्ट, आपको याद हो मैंने इसमें एलिफेंट वाला एग्जाम्पल दिया था जिसमें ये था कि 4-5 लोगों को एक एलिफेंट के पास खड़ा किया था, हर किसी को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट पे. तो वो लोग सिर्फ उस पार्ट को डिफाइन कर पा रहे थे जहाँ पर वो खड़े थे, उन्हें वो पूरा एलिफेंट जज नहीं कर पा रहे थे. तो पहले एक होल यूनिट का ओवरव्यू देना चाहिए, होल कॉन्सेप्ट का, फिर उसे डिफरेंट डिफरेंट स्मॉल यूनिट्स में, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करके फिर उन्हें समझाना चाहिए. नेक्स्ट इज इनडेफिनेट टू डेफिनेट. स्टूडेंट की नॉलेज इनडेफिनेट होती है, दैट मीन्स वो अलग अलग सोर्सेज से नॉलेज एक्वायर करता है, तो उसे एक डेफिनेट एम की तरह, एक डेफिनेट गोल की तरफ टीचर को मोटिवेट करना चाहिए और उसकी नॉलेज को उस डेफिनेट गोल की तरफ ले जाना चाहिए. नेक्स्ट इज साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल. लॉजिकल मीन्स एक लॉजिकल ऑर्डर, जैसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे. बट साइकोलॉजिकल क्या होता है, उसमें हम कोई ऑर्डर नहीं फॉलो करते. हम देखते हैं कि बच्चे की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कौन सा कॉन्सेप्ट पहले उठाना चाहिए. मैंने इसमें एग्जांपल दिया था कि जब हम स्कूल टाइम में होते थे तो टीचर्स कभी कभी तो इंडेक्स की सीरीज वाइज चलते थे, बट कभी कभी वो बीच में से भी अपने कॉन्सेप्ट को उठा लेते थे कि ये चैप्टर पहले करेंगे. वो किस लिए? क्योंकि वो साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग चल रहे थे बच्चों की. तो जब हम एडल्ट लर्निंग की बात करते हैं तो वहाँ पर हम लॉजिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं, हम सीरीज़ में ही चलते हैं. बट जब हम छोटे बच्चों की या यंग लर्नर्स की बात करते हैं तो वहाँ पर हम साइकोलॉजिकल ऑर्डर फॉलो करते हैं. तो हमें साइकोलॉजिकल से लॉजिकल पे जाना चाहिए. नेक्स्ट इज एनालिसिस टू सिंथेसिस. एनालिसिस मैंने आपको बताया था कि एक बड़े यूनिट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना. जैसे हम यूनिट का ओवरव्यू देते हैं, लेवल बनाए हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट, तो ऐसे ही छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करना, फिर उन छोटे छोटे पार्ट्स को अंडरस्टैंड करना
एंड देन सिंथेसिस पे जाना. सिंथेसिस मीन्स उन छोटे छोटे पार्ट्स को एक कलेक्टिव फॉर्म में रीड करना. नेक्स्ट इज फॉलो नेचर. यहाँ पर क्या होता है, जो कभी कभी ना आजकल देखो आप, लर्नर सेंटर्ड हो गई है एजुकेशन सिस्टम, हमारा लर्नर सेंटर्ड हो गया है काफ़ी हद तक. तो हमें बच्चों के नेचर के अकॉर्डिंग अपने टीचिंग मेथड्स को थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग लर्निंग इम्पार्ट करनी चाहिए. ट्रेनिंग टू सेंसेस, इट मीन्स कि ये माना जाता है कि जब हम पढ़ा रहे हैं और जब लर्नर उस चीज़ को एक्वायर कर रहा है, उस नॉलेज को, तो जितने ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होंगे उतनी ज़्यादा अच्छे से नॉलेज को एक्वायर. मैंने इसमें केमिस्ट्री लैब का एग्जांपल दिया था. जैसे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वहाँ पे आप देख रहे हो उसका कलर चेंज हो रहा है, या उसमें से फ्यूम्स आ रही हैं, या उसमें से कोई फ्रेग्रेंस आ रही है, स्मेल आ रही है. तो ये सारी चीज़ें अब इसमें हमारे सेंसेस इन्वॉल्व हो रहे हैं. तो जितने ज़्यादा सेंसेस इन्वॉल्व होंगे उतने ज़्यादा हम इफ़ेक्टिवली लर्निंग एक्वायर कर सकते हैं. इनकरेजमेंट टू सेल्फ स्टडी. इसमें मैंने आपको बताया था कि सिर्फ पढ़ाने से कुछ नहीं होता, सिर्फ टीचर के पढ़ा देने से आपका काम कंप्लीट नहीं हो जाता. आपका काम तब कंप्लीट होता है, आपकी लर्निंग तब कंप्लीट होती है जब आप उसमें अपने इनपुट देते हैं. तो एक स्टूडेंट को इनकरेज करना चाहिए सो दैट वो सेल्फ स्टडी भी करे. ओके, आई होप ये क्लियर हो गया है. अगर आपको फिर भी लगता है कि इसमें कुछ रह गया तो प्रीवियस वीडियोस देख लेना, उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया हुआ है. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग. इसमें हमने 2 टाइप के पढ़े थे, जनरल एंड साइकोलॉजिकल. इसके लिए मैंने आपको निमोनिक्स भी बताए थे, बट पहले मैं आपको डिटेल में ऐसे बता देती हूँ. प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन. टीचर को स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना चाहिए सो दैट वो अपने लर्निंग के लिए, एक्वायर करने के लिए मोटिवेटेड रहें. एक्टिविटी. इसमें क्या है कि स्टूडेंट को ना एक्टिवली इन्वॉल्व करने के लिए कुछ मॉडल्स, चार्ट पेपर्स, ऐसे प्रोजेक्ट वर्क इसमें इन्वॉल्व रखने के लिए ये सारी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं. प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जिस चीज़ से स्टूडेंट का इंटरेस्ट रिलेटेड है उस चीज़ से रिलेट करके हम कॉन्सेप्ट को बताएं. प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विद लाइफ, जो हमारे रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं, अपनी लर्निंग को हम उससे रिलेट करें. प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब एक स्टूडेंट के पास उसका गोल हो, एक एम डिफाइंड हो, तो स्टूडेंट खुद से भी बहुत एफर्ट्स लगाते हैं टू अचीव दैट एम. तो टीचर्स को ये एफर्ट्स लगाने चाहिए. टीचर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रिसोर्सेज हैं, जो टीचिंग रिसोर्स हैं, वो ऑप्टिमम यूटिलाइज हो पाए और जो लर्निंग है वो स्टूडेंट के लिए बहुत फोकस्ड हो जाए. अब हर नेक्स्ट पे आते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिकॉग्नाइजिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस. अब ये चीज़ होती है कि हर स्टूडेंट डिफरेंट होता है, यूनिक होता है, डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, सोशली, इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली. उनकी डिफरेंट एबिलिटीज़ होती हैं, डिफरेंट एटीट्यूड्स हैं, पर्सनालिटीज़ हैं, पोटेंशियल्स हैं. तो हमें वो चीज़ ध्यान में रखते हुए अपने टीचिंग मेथड्स को ऐसे डिवाइस करना चाहिए सो दैट हर स्टूडेंट ईजीली हमारे कॉन्सेप्ट्स को समझ पाए और सारी अपॉर्चुनिटीज़ की इक्वल अवेल कर पाए उन बेनिफिट्स को. ओके, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन. टीचर्स को कंटेंट इस तरीके से सिलेक्ट करना चाहिए जो ज़्यादातर रेलेवेंट हो और अपडेटेड हो लर्नर्स के ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग. प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग. टीचिंग एक बहुत ही प्लान प्रोसेस है, टाइम बाउंड ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, एग्जाम्स की डेडलाइंस होती हैं. सो टीचिंग शुड बी सिस्टमैटिक टू मेक ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज विद इन द टाइम लिमिट. प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन. यहाँ पर हम बात करें कि जो एक सब्जेक्ट है उसको यूनिट्स में डिवाइड करना चाहिए, फिर उसके बाद उन यूनिट्स को लिंक करना चाहिए. प्रिंसिपल ऑफ रिवीजन. एक बार जब आपने कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया तो उसके बाद उसका रिवीजन बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज वो रिटेन नहीं कर पाते. प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन. क्रिएशन मीन्स जब हम कुछ ओरिजिनली करते हैं, कुछ नया क्रिएट करते हैं. इसमें मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था मिमिक्री का, कि अगर आपको बोला जाए कि एक डॉक्टर की मिमिक्री करो तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस फील्ड में आपको समझ आता है कि इस फील्ड में किस तरह की नॉलेज और किस तरह का एटीट्यूड चाहिए, किस तरीके की पर्सनालिटी होनी चाहिए, आप उस तरीके से रिएक्ट करते हो. बट जैसे अगर आपसे बोला जाए कि आप नरेंद्र मोदी की ने जो स्पीच दी थी वो इनैक्ट करो या उनकी तरह करके दिखाओ, तो वो रिक्रिएशन हो जाता है. तो प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन एंड क्रिएशन बहुत हेल्पफुल होता है एक क्लासरूम को ह्यूमरस और क्रिएटिव बनाने के लिए.
प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग। यहाँ पर हम बात करते हैं स्टूडेंट्स के प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की। यहाँ पर स्टूडेंट्स डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ को प्लान करते हैं। ये उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट डेवलप करने में बहुत हेल्प करता है। ओके, अब इसके लिए मैंने आपको निमोनिक बताया था, ये IMDSPLL, गेट रिड ऑफ DA इन RDC। आप इन सब से रिलेट कर सकते हो, मैंने यहाँ पर ये अंडरलाइन किए हुए हैं सारे, तो आपको याद आ जाएगा इससे। अब आते हैं हमारे साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। इसमें काफ़ी सारे तो आपके यहाँ पर कवर ही हो जाएंगे, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन एंड इंटरेस्ट, ये आपका यहाँ पर कवर हो गया। प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन, ये आपका यहाँ नीचे है, ये हो गया। प्रिंसिपल ऑफ रिपीटेशन एंड एक्सरसाइज, ये आपका रिवीजन से रिलेट होता है। प्रिंसिपल ऑफ एनकरेजिंग क्रिएटिविटी एंड सेल्फ एक्सप्रेशन, ये भी आपका क्रिएटिविटी एंड रिक्रिएशन से रिलेट होता है कि स्टूडेंट को इनकरेज करते हैं कि वो खुद से अपनी इनोवेशन लगाए, अपना क्रिएटिविटी दिखाए और अपने आप को सेल्फ एक्सप्रेस कर पाए। प्रिंसिपल ऑफ सिंपैथी एंड कोऑपरेशन, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि टीचर्स को स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम्स को डील करना चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उन्हें अवॉइड ना करें और उन्हें सिंपैथी के साथ, मतलब उनके साथ कोऑपरेट करें और उन्हें समझाएं चीज़ें। ओके, प्रिंसिपल ऑफ रीइंफोर्समेंट, जब हम स्टूडेंट से कोई डिज़ायर्ड बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं और वो स्टूडेंट उसे फॉलो करता है, जैसे टाइम पे अपना होमवर्क कंप्लीट करना, एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स लाना, या इस तरीके के अपने टेस्ट के लिए परफॉर्म करना, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना, तो उसके बाद ज़रूरी है कि टीचर्स या गार्जियंस उनको उस पर्टिकुलर बिहेवियर के लिए जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है उसके लिए उन्हें रिवॉर्ड दें। सो नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू सेंसेस, ये भी आपका यहाँ पर हो चुका है, ये मैगजिम में यहाँ पर ट्रेनिंग टू सेंसेस सिमिलर है। प्रिंसिपल ऑफ रेमेडियल टीचिंग, ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये आ सकता है एग्जाम में। रेमेडियल टीचिंग होती है जैसे सपोज एक क्वेश्चन का आंसर किया एक स्टूडेंट ने और टीचर ने उसमें बोला कि ये गलत है, तो अगर वो उसको यहीं पर छोड़ देती है तो ये रेमेडियल टीचिंग नहीं है। अगर टीचर उसके आगे बताते हैं कि आपने इसमें ये मिस्टेक की है और आप इसे ऐसे ऐसे करेक्ट कर सकते हो, तो ये होती है रेमेडियल टीचिंग। ये बहुत ज़रूरी है, इट इज़ नेसेसरी फॉर द टीचर्स कि जो स्टूडेंट ने मिस्टेक किया है वो आइडेंटिफाई करें और उसके लिए बेटर आंसर को सजेस्ट करें उस प्रॉब्लम के लिए, तो उसे हम रेमेडियल टीचिंग कहते हैं। इसके लिए मैंने आपको ये निमोनिक्स बताया था, CS स्मिथ्स सुप्रीम कोर्ट में रू रू रोते रहे। ओके, इसके बाद हमने 2 क्लासिफिकेशन पढ़ी थी इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के लिए। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो डिज़ायर्ड रिजल्ट चाहिए होता है, हमें एक इंटेंडेड रिजल्ट चाहिए होता है, जो भी हम इंस्ट्रक्शन या एक प्रोसेस फॉलो करते हैं उससे। तो इसमें हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पढ़ी थी, इसमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इसमें 3 डोमेन पढ़े थे हमने, कॉग्निटिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोलॉजिकल डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन मीन्स इट इज़ रिलेटेड टू योर इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, affective domain is related to your emotions and psychological domain is related to acquisition of technical skills. इसके बाद हमने किया था गैग्ने एंड ब्रिग्स का, यहाँ पर इंटेलेक्चुअल स्किल्स की बात की थी, ये होते हैं हायर थिंकिंग स्किल्स, और कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज मीन्स पैटर्न ऑफ थिंकिंग, वर्बल इंफॉर्मेशन, देन मोटर स्किल्स मीन्स टेक्निकल स्किल्स, एटीट्यूड मीन्स whatever is within the student, within the person, what makes a person is their attitude, the internal state of the individual. इसके बाद हमने पढ़ी थी hierarchy of formulation of objectives। जैसे जब हम एक ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, जो एक डिज़ायर्ड रिजल्ट लेते हैं, तो उसके लिए हम क्या प्रोसेस बनाते हैं, तो उसके लिए हमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होती हैं। फर्स्ट इज़ कल्चरल कॉन्टेक्स्ट, मतलब हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर क्या कल्चर फॉलो हो रहा है, वहाँ के लोगों की क्या फ़िलॉसफी है, नेशन के गोल्स क्या हैं, एजुकेशन को लेकर उनके एम्स क्या हैं, जो कंटेंट हम ले रहे हैं उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, और फिर लास्ट में
whatever is translated into behavior. Okay, I hope ये clear हो गया है. So if you like my video, do hit like, share, comment and subscribe my channel. Thanks for watching. Bye bye.